नमस्कार, मैं सारिका मुंदड़ा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं आज, तो कक्षा 8वीं का वसंत पुस्तक का ये पाठ है, 5वें नंबर का, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। वर्तमान समय की बात करें तो आजकल चिट्ठियां लिखने का वो दौर खत्म हो चुका है ना। आज की जो पीढ़ी है, आज की जो हमारी जनरेशन है, हम उतनी चिट्ठियों में बातें नहीं करते हैं ना। हम लोग ईमेल लिखते हैं, एसएमएस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मतलब जो आजकल जो तकनीक है, तकनीक से वो चिट्ठियों की जगह कुछ रिप्लेस हो चुकी है ना, अपनी बातें कहने के लिए, संवाद के लिए, अपना संदेश देने के लिए। और चिट्ठियों से भी ज़्यादा हम तेजी से अपना मैसेज भेज पा रहे हैं, अपना संदेश भेज पा रहे हैं आज के समय में। लेकिन चिट्ठियों में फिर भी कुछ तो एक अलग बात थी कि लोग चिट्ठियों के आने का इंतजार करते थे। चिट्ठी अगर किसी को लिखी है किसी ने, उस तक वो पहुंच के फिर कब उसका उत्तर आएगा, उसका एक अलग इंतजार होता था। और इन चिट्ठियों में केवल वो संदेश नहीं है जो मतलब कि हमने बात की और बस पढ़ा। ये चिट्ठियां हमारे जो पुराना समय है उसका एक दर्पण बन चुकी हैं कहीं ना कहीं। कैसे, वो इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि इन चिट्ठियों के कितने अलग अलग आयाम हैं, कि एक चिट्ठी से कितनी चीजें हम और जान सकते हैं। अगर वो चिट्ठी लिखने वाला जो व्यक्तित्व है या पढ़ने वाला व्यक्तित्व है, उनके जो प्रश्न उत्तर हैं, उनके जो संवाद हैं, तो उनसे हम कितनी और चीजें समझ सकते हैं, उनके उस वार्तालाप से, उनके उस संवाद से। तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, तो चिट्ठियों से हम क्या क्या जान सकते हैं और क्या क्या है चिट्ठियों की दुनिया में, तो देखते हैं इस पाठ में। तो ये पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको जो भारत में जो चिट्ठी का जो स्वरूप रहा है उससे थोड़ा सा आपको अवगत कराती हूँ। कि एक तो होता था पोस्ट कार्ड, अभी भी है पोस्ट कार्ड, और अंतर्देशीय पत्र, अंतर्देशीय कार्ड। ठीक है। पोस्ट कार्ड आप जैसा कि देख सकते हैं सामने चित्र में, इसके जो पीछे का हिस्सा है वो भी पूरा खाली होता है, वहां पे भी आप अपना संदेश लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी आधा जो हिस्सा है वहां पर आप संदेश लिख सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस आप लिख सकते हैं, जहाँ पर आपको दिख रहा है 15 पैसे का जो बना हुआ है, और पिन कोड के लिए जगह है यहाँ पर, है ना। तो पोस्ट कार्ड का जो चलन है, ये क्या है? पोस्ट कार्ड वास्तव में कि एक मोटे कागज या पतले गत्ते से बना हुआ एक आयताकार टुकड़ा, आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, जिसमें संदेश लिखने के लिए हम प्रयोग करते थे। इसे लिफाफे में आप बंद नहीं करते थे, मतलब आपका जो संदेश है उसको डाकिया या कोई भी और व्यक्ति जो भी जिसके भी हाथों से आपका पोस्ट कार्ड जा रहा है वो संदेश को पढ़ सकता था। ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि पोस्ट कार्ड कैसे कुछ सामान्य संदेशों के लिए ज्यादा प्रयोग में लाए जाते थे। ठीक है। तो और इसका आविष्कार कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में। ठीक है। और इसके बाद ब्रिटेन ने भी अपना पोस्ट कार्ड जारी किया। फिर भारत का पहला पोस्ट कार्ड कब हुआ स्टार्ट? 1879, 1879। और भारत के पहले पोस्ट कार्ड की कीमत कितनी थी? 3 पैसे। आज के समय में 3 पैसे या 3 रुपए में भी हम कहें कि क्या आता है, कुछ नहीं आता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि वो जो मुद्रा स्फीति का जो मुद्रा का जो दौर था वो कहाँ से कहाँ आ चुका है ना। और पोस्ट कार्डों के संग्रहण और अध्ययन को अंग्रेजी में टेल्टियोलॉजी कहते हैं। तो पहले कुछ ऐसी भी चीजें लोग करते थे कि उनको इकट्ठा करते थे, अलग अलग तरह के पोस्ट कार्ड। जैसे आजकल आपके क्या कईयों को शौक होगा अलग अलग तरह के कॉइन्स या सिक्के इकट्ठे करने का, तो ऐसा भी एक शौक रहा है कभी कि अलग अलग तरह के पोस्ट कार्ड, अलग अलग देशों के पोस्ट कार्ड। ठीक है। अब आपके सामने जो आपको दिख रहा है हल्के नीले रंग का, ये भी संचार का एक साधन हमारे रहा है और अभी भी चलन में है, अंतर्देशीय पत्र, या फिर इसको हम कह सकते हैं अंतर्देशी। ठीक है। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए भी इसका हम प्रयोग करते थे। और इसकी खासियत यह है कि जैसे पोस्ट कार्ड में आपका जो संदेश है वो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन इसमें ये आप इसको फोल्ड कर सकते हैं और आपका जो संदेश है उसको कोई और नहीं पढ़ सकता। आपने जिस व्यक्ति को भेजा है उसके पास पहुंचेगा और वही इसको पढ़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि आपका ये संदेश कहीं खो गया या कुछ अलग चीज हो गई, वो एक अलग बात है। वैसे ऐसा होता बहुत कम था, संदेश मिल जाते थे, हाँ थोड़ा लेट या कभी समय पर, ये एक अलग बात है।
ठीक है। तो ये जो पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र ये बहुत चलन में रहे। और तीसरा जो एक था कि कई लोग अपने इच्छा से बीच में लेटर पैड चलते थे अलग अलग तरह के, कलरफुल उस तरीके से, तो उसमें लोग लिखते थे और एक लिफाफे में अपना उस लेटर को डालते, उस पर डाक टिकट लगाते और फिर भेजते। तो वो भी एक चलन था। ये मैंने बताया कि जो चीजें अभी भी चलन में हैं और पहले कभी बहुत चलन में रही, लेकिन वर्तमान समय में क्या जो सबसे ज्यादा चल रहा है, इंस्टेंट मैसेजेस, एसएमएस, ईमेल, एसएमएस वगैरह है, व्हाट्सएप है, लोग फेसबुक पे मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, मतलब अभी बहुत चीजें हैं जो तकनीक ने हमें दे दी हैं। ठीक है ना। इवन आजकल तो हम जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं ना, कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन, हमने सामने आकर अपनी बात कही तो हमारे शब्द भी उसमें आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तकनीक ने हमारे बीच की जो दूरियां हैं कम कर दी हैं। अक्सर ये बात कही जाती है, बिल्कुल सही भी है, कि आज हम कोई अगर अमेरिका में है, चीन में है, रूस में है, कहीं भी है, या हमारे अगर हम भारत की बात करें, कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में है, हमारे अगर पेरेंट्स हैं, या हम उनसे आजकल हम ऑनलाइन हम उनकी शक्ल देख सकते हैं, हम उनसे ऐसे बात कर सकते हैं कि जैसे वो हमारे सामने ही है। लेकिन फिर भी जो चिट्ठियों की जो दुनिया है उसका अपना एक अलग अस्तित्व है। और वो क्यों है? हम जो इस पाठ में पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से, कि चिट्ठियों को अलग अलग भाषाओं में, जैसे भारत में भाषाएं बहुत सारी है ना, तो कुछ भाषाओं में उनको क्या कहा जाता था चिट्ठियों को, वो एक चीज। उनका कला यानी कि आर्ट्स के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, राजनीतिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, उनसे हमें क्या कुछ ज्ञान की या नॉलेजेबल बातें मिलती हैं। और चिट्ठियां हमारी विरासत के रूप में भी जानी जाती हैं। विरासत क्यों? क्योंकि कई महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने चिट्ठियों के द्वारा अपने उस वक्त अगर संवाद लिखे तो उनको दर्ज किया गया और वो विरासत हमारी बन जाती ना, पुरानी जो पुरानी पीढ़ी से आ रही है वो एक विरासत। तो चिट्ठियां भी एक विरासत का काम करती हैं। हम चिट्ठियों के माध्यम से भी उस चीज को समझ सकते हैं। दस्तावेज, किसी किसी जगह ऐसा होता है कि कुछ हमें प्रूफ की जरूरत होती है, कि प्रमाण चाहिए, तो वहां पर भी चिट्ठियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, कि उस व्यक्ति ने ये बात कही, आज वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने ये बात कही थी, लिखी थी, उसके वहां पर अगर हस्ताक्षर है तो कहीं ना कहीं उस पर एक मोहर है कि वो इस बात के लिए, उसका एक प्रूफ वहां पर बन जाता है वहां पे उसका। तो उसको दस्तावेज मतलब कानूनी भाषा में जो अगर हम बात करें, चिट्ठियों को जोड़कर क्या पुस्तकें बनाई गई हैं, देखते हैं आगे। ठीक है। अनुसंधान मतलब रिसर्च, चिट्ठियों को अगर हम बहुत ही गहराई से अध्ययन करें किन्हीं व्यक्तित्व की, तो वहां से हमें बहुत सारे आश्चर्यजनक नतीजे शायद सामने हमें मिलकर आ सकते हैं, हमारे देश के बारे में, उस वक्त की हमारी सभ्यता के बारे में, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, लोगों की सोच के बारे में। तो ये अनुसंधान का भी एक हिस्सा है चिट्ठियां। और इनकी इम्पोर्टेंस क्यों है, इनका महत्व क्यों है, जो एक बहुत बड़ा महत्व है जिसके बारे में अक्सर बात की जाती है और बिल्कुल सच है, कि चिट्ठियों को इंसान बड़ा सहेज कर आराम से रख सकता है। वो 10 साल पहले की जो चिट्ठियां हैं, या 20 साल 50 साल पहले की भी चिट्ठियां लोगों के पास हैं, और जब वो उनको पढ़ते हैं तो उनकी वो सारी यादें उन्हें वापस याद आ जाती हैं, उनको वो रिकॉल करना कहते हैं ना, जैसे वो चीज होती है। लेकिन जो आज के हमारे जो व्हाट्सएप है या ये सब जो चीजें हैं, इनमें क्या होता है ना, कि हम लोग खुद ही अपना फोन हैंग हो रहा है, इसको चलो डिलीट कर देते हैं, तो उस याद को बिल्कुल वैसा का वैसा रिकॉल कर पाना आज की तकनीक के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत है। हम बहुत अच्छे से आज के टाइम में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बहुत सी चीजें कर सकते हैं क्या, लेकिन हर चीज की हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? नहीं कर पाते। हैंग होने लगता है, फिर हम कुछ वहां से हटा देते हैं कि चलो ये काम करें, इसको हटा दो। लेकिन चिट्ठियों के साथ थोड़ा ऐसा है कि लोगों ने उनको सहेजा हुआ है, वो कभी भी उसको खुलकर पढ़ लेते हैं। तो ये चिट्ठियों की एक बहुत बड़ी एक अलग ही फीलिंग है। जिसने लिखा है उसकी वहां पर लिखावट है, लिखते वक्त उसकी एक शैली है कि वो कैसे लिख रहा है। तो ये सारी बहुत सी चीजें हैं जो चिट्ठियों के साथ जुड़ जाती हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ शब्दार्थ जो आपकी किताब में है वो यहाँ पर रखे हैं, कि आप देख सकते हैं कि इनके क्या क्या मीनिंग है। अजीबोगरीब मतलब अनोखा, कुछ तो अलग। एसएमएस मतलब आप समझते हो कि शॉर्ट मैसेजेस सर्विसेज जो होती है हमारे, हम शॉर्ट मैसेज जो लघु संदेश होते हैं वो सेवा जो मिलती है। सिलसिला मतलब कोई एक दौर शुरू होना, कि आपने कुछ कहा फिर उसने कुछ कहा, इस तरीके से फिर कंटिन्यूएशन में जब होता है, आरंभ होना या रास्ता खुलना।
अहमियत मतलब इम्पोर्टेंस, महत्व। हरकारा मतलब दूत या डाकिया, मतलब संदेश पहुंचाने वाला। जैसे भी हमारे लेटर्स होते हैं ना, तो कोई ना कोई हमें डिलीवर करने आते हैं घर पे, ठीक है ना। उन्हीं का एक शब्द है, उन्हीं का एक नाम है हरकारा। आवाजाही, आना जाना, आवा आना, जाही जाना। तह मतलब गहराई, डेप्थ, किसी भी चीज की डेप्थ को हम तह कह सकते हैं। प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र मतलब सर्टिफिकेट, अप्रेजल, समथिंग अप्रिसिएशन के लिए अगर कुछ आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो वो प्रशंसा पत्र या प्रशस्ति पत्र। मुस्तैद मतलब तत्पर, तैयार रहना, किसी भी चीज के लिए तैयार रहना फटाफट से। दस्तावेज मतलब प्रमाण संबंधी कागजात, प्रूफ, कुछ फैक्ट्स, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। गुडविल मतलब एक अच्छी इमेज, अच्छी छवि। अगर किसी व्यक्ति को हम उसके एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए जानते हैं, तो मतलब हम उसकी एक गुडविल है, उसको एक अच्छी इमेज के साथ जानते हैं। हैसियत मतलब दर्जा। आलीशान मतलब शानदार। ढाणी, अस्थायी निवास मतलब टेम्परेरी रहने के लिए जो बनी हुई चीजें हैं, जैसे कच्चे मकानों की बस्ती आपको राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में वो दिखेंगी, ठीक है ना। जो गांव से थोड़ी दूर बनी हुई होती है, उनको हम कहते हैं ढाणी। प्राचीन समय में संचार का साधन हरकारे रहे हैं, या फिर अगर बहुत प्राचीन समय की बात करें ना, जब हमने संदेश भेजना शुरू किया, तो आपने जिक्र किया होगा कभी कि कबूतरों से संदेश भेजा गया, पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजा गया, फिर धीरे धीरे घोड़ों के ऊपर कोई सैनिक है या, तो उनको यहाँ पे बात की कि हरकारे या रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। फिर क्या हुआ, पहले तेज घोड़े, जब हमने पशु पक्षियों का प्रयोग किया अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। फिर पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए से फिर बहुत चीजें हुई, फिर धीरे धीरे रेलवे, बस, ये सब चीजें हुई। तो हमने चिट्ठियों का आदान प्रदान शुरू किया, तार आया, तार के माध्यम से संदेश बहुत जल्दी पहुंच जाता था, रेल की बजाय भी बहुत जल्दी। लेकिन इसमें एक सीमा थी, एक लिमिटेशन थी कि बहुत ही कम संदेश आप भेज सकते थे, जितना जरूरी है सिर्फ उतना संदेश आप भेज सकते, बहुत ही कम कम अक्षरों में, कम शब्दों में। फिर जब चिट्ठियां आई रेल के माध्यम से, फिर अभी फ्लाइट के माध्यम से, एरोप्लेन्स के माध्यम से, तो ये काम थोड़े और जल्दी होने लगे, ठीक है। तो चिट्ठियों के बारे में आप अगर देखें कि कैसे आई चिट्ठियां, और चिट्ठियों के पहले संचार का क्या साधन था, तो पशु पक्षी रहे हैं हमारे, और हरकारे रनर्स रहे हैं। तो इन सब में क्या होता था, लेकिन समय बहुत लगता था। एक अपना जो संदेश है एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए बहुत ही ज्यादा समय देना पड़ता था। तो जब पहिए आए, तो धीरे धीरे वो संदेश जो पहुंचाने का जो समय था वो कम हुआ। तार ने उस समय को और भी कम किया, और तकनीक ने आज बिल्कुल ही कम कर दिया है। लेकिन फिर भी चिट्ठियां एक अलग अपना स्थान रखती हैं। तो अलग अलग भाषाओं में चिट्ठी को क्या कहते हैं, जैसे उर्दू में कहा जाता है खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु उत्तरम, जाबू लेख, और तमिल में काडित, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि क्या क्या साधन है, टेलीफोन है, मोबाइल है, वायरलेस है, रेडार है, मतलब अभी तो बहुत साधन हमारे पास आ चुके हैं, है ना, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। एक समय ऐसा भी आया था कि पत्र लेखन कला को विकसित करने के लिए, कि लोग पत्र लिखने की शैली को समझें कि पत्र कैसे लिखा जाता है, एक अच्छा पत्र लिखने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, उसको समझने के लिए जो हमारे स्कूल के जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें व्याकरण में पत्र लेखन को भी शामिल किया गया है। जैसे आप लोगों की भी अभी भी है ना, पत्र लेखन का जो एक तरीका है उसको शामिल किया गया, और लोग पत्र को अच्छे तरीके से लिख सके, इसके लिए विश्व डाक संघ ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करना शुरू किया। क्यों किया, ताकि प्रतियोगिताओं के माध्यम से ही बच्चे जुड़ने लगे और अपने अंदर उस शैली को विकसित करें कि पत्र लिखना उन्हें आए। और ये शुरू कब हुआ था, 1972 में पत्र लेखन शैली के लिए विश्व डाक संघ ने प्रतियोगिताएं आयोजित करनी शुरू की। जैसा कि मैंने कहा, चिट्ठियों के माध्यम से हम हमारे पुराने समय को भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया है कि कुछ महात्मा गांधी का मैंने चित्र दिखाया, और ऐसे ही और भी बहुत से स्वाधीनता सेनानी हमारे रहे हैं जो उस वक्त इतने प्रसिद्ध थे अपने क्रांतिकारी कारनामों की वजह से। महात्मा गांधी थे तो अपने सत्याग्रह और अन्य आंदोलनों की वजह से, कि इनके नाम पर खत कैसे आता था। कई बार इनको ऐसा नहीं कि हमारे देश के लोग ही खत लिखते थे, वो तो लिखते ही थे, लेकिन हमारे भारत देश के बाहर से भी डाक आती थी, चिट्ठियां आती थी,
और किस नाम से आती थी? महात्मा गांधी इंडिया। कोई और पता नहीं, सिर्फ ये लिखा हुआ आता था। और महात्मा गांधी देश के जिस भी हिस्से में हों उनके पास वो डाक पहुंच जाती थी। तो आप सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी की प्रसिद्धि कितनी रही होगी कि उनको सिर्फ उनके नाम के आधार पर डाक मिल जाती थी। और महात्मा गांधी का जो अगर हम बात करें तो पत्र देने के मामले में उनका कोई जवाब नहीं, क्योंकि जैसे ही उनको वो मिलता था, ज़्यादातर तो कभी कभी पोस्ट कार्ड पर ही उनको मिलते थे, तो पोस्ट कार्ड में अगर वो जगह होती थी वो उसी में अपना उत्तर लिख देते थे और वापस उस पत्र को भेज देते थे एड्रेस लिखकर। वो एक चीज थी। दूसरा, कभी कभी लिखते लिखते उनके पास इतने पत्र आते थे कि लिखते लिखते उनका शायद एक हाथ तक जब थक जाता था तो वो दूसरे हाथ से भी उसका उत्तर लिखना शुरू कर देते थे। यहाँ से आप ये बात अच्छे से समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी दोनों हाथों से लिखने में प्रवीण थे। वो दोनों हाथों से लिख सकते थे। ये होती है कि हम सोचना जब शुरू करते हैं कि जब वो दूसरे हाथ से लिख सकते हैं तो कि उनकी उसमें लिखने में उनकी जो हस्त जो लिपि है उनकी अच्छी रही होगी दूसरे हाथ से लिखने में, तभी वो लिख सकते थे ना। और ऐसे ही दूसरे भी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सिपाही रहे हैं अच्छे, जो प्रसिद्ध हुए उन दिनों, तो उनके पास भी ऐसे ही पत्र पहुंच जाते थे। और आज भी कहते हैं कि कई जो गांव के जो लोग हैं उनके पास, कईयों के पास महात्मा गांधी के या और लोगों के पत्र लिखे हुए हैं और उन्होंने उनको संभाल के रखा हुआ है कि एक विरासत की तरह, क्योंकि ये लोग इतने प्रसिद्ध हैं तो वो जो पीढ़ी से पीढ़ी स्थानांतरित होती जा रही है वो चीजें ना। और ये सोच के कि अरे ये हमारे देश के राष्ट्रपिता आज हम कहते हैं महात्मा गांधी को, या अगर हम कोई स्वाधीनता संग्राम के सिपाही की बात करें उनका पत्र है तो कहीं ना कहीं एक अलग उसके साथ हमारी एक संवेदना जुड़ जाती है ना। तो लोगों ने उसको रख रखा है, कईयों ने तो उसको फ्रेम करवा रखा है, फ्रेम करवा के उसको रख रखा है कि हमारे पास कुछ ऐसा है, हमारे घर में कुछ तो ऐसी विरासत है हमारे देश की। तो ये पत्रों का कमाल है। हम किसी मैसेज को ऐसे फ्रेम नहीं करवा के लगा सकते ना, क्योंकि पत्र में क्या है, उनका हस्ताक्षर है, उनका खुद का लिपि है, वो जो लिख रहे हैं उनकी खुद की लिखने की स्टाइल है, वो भी दर्ज हो जाती है कहीं ना कहीं। अभी आप जब मोबाइल या कहीं पे भी लिखो तो टाइपिंग है, उसमें आपका हाथ का लिखा हुआ, आपका लिखने का भाव है लेकिन टाइपिंग में है ना, आपकी खुद की हस्तलिपि नहीं है। वहां पर वो फर्क है, हस्ताक्षर है उनके। और आज के समय की अगर मैं बात करूं तो आज के समय हमारे पत्रों का जो इंतजार है वो सबसे ज्यादा कौन करते हैं? हमारे देश के सैनिक। आज गांवों में भी अभी भी पत्र लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, भेजे जाते हैं, लेकिन सैनिक, उनके लिए आज इतनी तकनीक होने के बाद भी पत्रों का इंतजार वो बहुत ही बेसब्री से करते हैं, क्योंकि वो हर समय अपने परिवार वालों को फोन नहीं कर सकते। कभी तकनीक की दिक्कतें हैं, कभी उनकी अपनी सुरक्षा संबंधी जो उनको चीजें पालनी होती हैं उसका ध्यान रखना होता है, तो उनके साथ में वो भी समस्याएं हैं। तो एक पत्र ही ऐसा उनके बीच में माध्यम बनते हैं अपने परिवार के साथ जुड़ने का, तो वो पत्रों को बहुत ही सहेज कर रखते हैं। और इसी तरीके से आप देखें कि जैसे मैंने कहा कि पत्र जो हैं हमारा समाज को देखने का काम भी करते हैं। तो कई पत्र उस वक्त ऐसे हुए हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो व्यक्तित्व, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, उनके संवाद हैं वहां पर। तो उनको जब जोड़ा गया, जैसे किसी ने एक पत्र लिखा और दूसरे व्यक्ति ने उसका उत्तर दिया, फिर कुछ उनके बीच में और चर्चा हुई, फिर वापस उनके बीच में वो पत्र का जो सिलसिला है वो चला, तो उन पत्रों को जोड़कर किताबें भी बनाई गई। उनको जोड़कर किताबें बनी। उन किताबों के नाम आप यहाँ देख सकते हैं। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम 200 पत्र, 200। ठीक है, हो सकता है पत्र तो और भी हों, लेकिन बुक में अभी ये 200 उन्होंने लिए, तो वो कुछ इंपॉर्टेंस रखते होंगे, कुछ उनके विमर्श रहे होंगे साहित्य जगत को लेकर, उस वक्त के समाज को लेकर, सभ्यता को लेकर, उनकी सोच को लेकर। और जब यहाँ पंत बोला जा रहा है तो ये हैं सुमित्रानंदन पंत, जो हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अच्छे कवि हैं। और बच्चन की जब बोल रहे हैं कि बच्चन मतलब हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, जो कि बहुत अच्छे कवि रहे हैं। तो इन दोनों का कन्वर्सेशन, ये दोनों कवि हैं, तो इनके बीच में जब कुछ अगर बात हुई होगी, कुछ वार्ता हुई होगी, उसको यहाँ पर इसमें किताब में संकलित किया गया। फिर ऐसे है हमको लिखो है कहा, एक ये इसमें निराला के इसमें पत्र हैं। फिर पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक भी हैं, और इन्होंने हमें वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया था। तो उनकी सोच एक संत की सोच, मतलब पत्रों को आप अगर देखो, चिट्ठियों से कोई भी अछूता नहीं है ना, चाहे वो हम लोग साधारण लोग हों,
चाहे साहित्यिक जगत के लोग हों, चाहे राजनीतिक जगत के लोग हों। जैसे राजनीतिक जगत में अगर मैं बात करूँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका एक लेटर तो आप लोगों के पाठ्यक्रम में भी लगता है इंग्लिश में, कि लेटर टू द डॉटर, जो एक उनका है, जो उन्होंने इंदिरा गांधी को लिखा। तो जो राजनीतिक जगत के लोग हैं वो भी पत्रों में बात कर रहे हैं, और वो लेटर जब आप पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि उनका डिस्कशन क्या हो रहा है, अपनी कंट्री को लेकर, देश को लेकर वो लोग बात कर रहे हैं। तो हमें पता पड़ता है कि जब राजनीति के लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो देश को संभालने का काम कर रहे हैं, देश की बागडोर जिनके हाथ में है, तो उनका कन्वर्सेशन का स्टाइल क्या है, वो बात करते हैं अपने बच्चों से तो वो क्या बातें करते हैं। तो ये चीज़ें हमें वहाँ पे कहीं समझ में आती हैं। फिर जैसे दयानंद सरस्वती, ये एक संत की तरह थी इनकी पदवी, तो ये अलग है, ये महर्षि दयानंद सरस्वती कहलाते हैं, मतलब महर्षि। तो ऋषियों के जीवन में भी चिट्ठियों का एक प्रयोग रहा कि उनका चिट्ठियों के बिना उनका भी काम नहीं चलता था। उनको भी लोग चिट्ठियों में अपने प्रश्न पूछते थे, वो अपनी बातें बताते थे। तो ये सब चीज़ें चिट्ठियों में दर्ज हैं, और चिट्ठियों को जोड़कर कहीं हर देश में चिट्ठियों से जुड़े हुए जाने माने कई संग्रहालय भी हैं, म्यूजियम्स जिन्हें आप कहते हैं, जहाँ पर जानी मानी हस्तियों के पत्रों का संकलन है। जैसे आप लोग देखते हो ना वैक्स म्यूजियम की, वैक्स के स्टैचूज बने हुए हैं, तो ऐसे ही कुछ संग्रहालय ऐसे भी हैं जहाँ पे पत्रों को वहां पर दर्ज किया गया है, पत्रों को प्रदर्शनी के तौर पर वहां पर लगा रखा है। तो ये पत्रों का कमाल है। साहित्य जगत की ही एक और पर्सनैलिटी, एक और व्यक्तित्व है साहित्य जगत के, मुंशी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद के लिए भी कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे लेखक तो थे ही निस्संदेह, और इनके पास भी जब नए लेखक जब इनसे कुछ प्रश्न उत्तर करते होंगे, वार्तालाप करते होंगे, तो उनके बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे, मतलब प्रेरणा से भरते थे उनको कि आप अपना काम करो, अच्छे से करो, लगन से करो। तो उनको हमेशा ये समय पर जवाब देते थे। तो ये बात इनकी याद की जाती है आज भी। और ये आप जो दूसरा चित्र यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और एक महात्मा गांधी है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो नोबेल प्राइज विनर हैं, हमारे भारत के साहित्य के पहले नोबेल प्राइज विनर, और महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में भी पत्रों से वार्तालाप रहा, और वो संकलित हुआ महात्मा और कवि। महात्मा मतलब महात्मा गांधी, और कवि मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके बीच में जो पत्रों से संवाद चला, वो उस किताब में आपको पढ़ने को मिल सकता है। तो दो महान व्यक्तित्व की बातें, उनकी सोच हम किताब में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये चिट्ठियों का कमाल है, जिनसे जुड़कर किताबें बन चुकी हैं। लोग आज भी उनके विचारों को समझते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो ये सब चीजें चिट्ठियों से संभव हो पा रही है। तो समझ में आया कि चिट्ठियों का क्या इम्पोर्टेंस है, उनका इतना महत्व क्यों है। वर्तमान समय में भी चिट्ठियां बहुत बड़ा अपना जो रोल है वो निभा रही हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज भी कई गांवों में जहां पर तकनीक नहीं पहुंची अभी तक, वहां पर चिट्ठियां ही समाचार भेजने का काम करती हैं, संदेश देने का काम करती हैं। ठीक है। और चिट्ठियों से, जैसे मैंने कहा ना, कि चिट्ठियों को जब हम देखना शुरू करते हैं तो केवल एक ही क्षेत्र नहीं है कि वो संचार का या संवाद भेजने का काम कर रही है, उसके साथ बहुत चीजें जुड़ जाती है। चिट्ठी में क्या लिखा गया है, किस व्यक्ति ने लिखा है, उनकी सोच, अनुसंधान के क्षेत्र में, राजनीति, हमारे इतिहास को समझने में, ये सब चीजें वहां पे संभव है। और सबसे अच्छी बात क्या है चिट्ठियों में, कि ये बहुत ही सस्ता साधन है, ये साधारण व्यक्ति को भी आसानी से उपलब्ध है। उसको आज हम एक मोबाइल सस्ते से सस्ता भी लेकर आते हैं, सस्ते से सस्ता भी मैं अगर बात करूं 2000-3000 के बिना नहीं आएगा, लेकिन चिट्ठी में आप अपना संदेश 3-4 रुपए के अंदर अपना संदेश आप आज भी भेज सकते हैं। तो ये चिट्ठियों का जो कमाल है कि इसको निम्न वर्ग का व्यक्ति हो उसके लिए भी वो आसानी से उपलब्ध है, और जो बहुत उच्च वर्ग में है, जो आलीशान बंगलों में रहता है, उसको भी चिट्ठी को पढ़कर जो एक अलग एहसास होता है, वो निम्न वर्ग का हो चाहे वो आलीशान वर्ग का, उनके लिए शायद बराबर ही होता है, क्योंकि चिट्ठियों में एक संवेदनाएं एक अलग रूप में दिखती हैं। तो यही चिट्ठियों का एक बहुत बड़ा महत्व है, जिसलिए आज भी इनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। हाँ, चिट्ठियों की संख्या में थोड़ी कमी हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी करोड़ों चिट्ठियां, करोड़ों डाक अभी भी एक कोने से दूसरे कोने में जाती है, अभी भी पहुंचाई जाती है। और उसमें अभी जो गांवों के लोग हैं, सैनिक हैं हमारे, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं चिट्ठियों से आज के समय में भी।
तो यही कहूँगी आपसे भी कि आप भी लिख कर देखिए कभी किसी को एक चिट्ठी, और फिर उस चीज़ को थोड़ा महसूस कीजिए कि उसको 5 दिन में या 3 दिन में वो चिट्ठी मिलेगी। आज के समय में 5 या 3 दिन बोल रही हूँ, नहीं तो किसी समय पहले 10-10 दिन भी लग जाते थे। फिर जब वो पढ़ेगा और आपको वो जो इंतजार होगा वो चिट्ठी में मुझे क्या उत्तर देगा, तो वो जो इंतजार करना है, ये सब चीज़ों को अगर महसूस करना है तो उसके लिए हमें चिट्ठी लिखनी होगी पहले। तो उस और हो सके तो बढ़ाइए कदम, कभी अपने किसी रिश्तेदार को या मित्र को। मैं जानती हूँ आज की पीढ़ी है आप लोग, तो उतना आप लोगों को ये सब चीज़ें शायद उतनी समझ में नहीं आती होंगी, लेकिन फिर भी एक प्रयोग के तौर पर हमें करना चाहिए कि हम एटलीस्ट एक चिट्ठी लिखें किसी को, और उसका हम इंतज़ार भी करें कि क्या हमें जवाब मिलता है। और क्या पता उस जवाब में कुछ ऐसा हो कि आपको फिर एक चिट्ठी लिखने का मन हो, तो शायद एक सिलसिला आपका भी वहाँ पर बन सके चिट्ठियाँ लिखने का, और आप भी कुछ सहेज सकें चिट्ठियों के मामले में। और एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी विद्यार्थियों, कि अपने घर में अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से, इन लोगों से बात कीजिए कि क्या इन्होंने कभी किसी को कितनी चिट्ठियाँ लिखी हैं और इन्होंने क्या कभी चिट्ठियों का इंतज़ार किया है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि इनकी क्या फीलिंग्स है चिट्ठियों के लिए जब आप इनसे बात करेंगे। और हो सकता है कि आप अपने घर में जब पुरानी कुछ बातें करें तो आपको भी पता पड़े कि अरे हाँ, हमारे यहाँ पर भी इतने किसी महान व्यक्तित्व का पत्र पड़ा हुआ है, रखा है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है बात करना। उनसे बात कीजिए, उनकी फीलिंग्स भी आपको मिल सकती हैं वहाँ पर। तो उसके लिए पहली चीज़ है कि उनके साथ में संवाद स्थापित कीजिए। अगर वो दूर हैं तो चिट्ठी से ही कीजिए। तो ठीक है, अभी हम इसके अभ्यास की ओर चलते हैं कि चिट्ठियों की दुनिया हमने पढ़ा, तो अब इसका अभ्यास कार्य क्या है उसकी तरफ हम देखते हैं। तो अभी पाठ हम पढ़ चुके हैं, तो ये कुछ प्रश्न हैं अभ्यास के लिए, तो इनको कीजिए और अभ्यास में एक कार्य जरूर कीजिएगा कि किसी को चिट्ठी जरूर लिखिए। ठीक है, तो अभी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले पाठ के साथ में, किसी अगले बिंदु के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।